नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दोस्तों BHU बीएड एंट्रेंस के सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के टॉपर नीतीश चंद्र श्रीवास्तव। इन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेकंड रैंक होल्ड किया है और ये आज आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नीतीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपको इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, तो नीतीश चंद्र जी, जिस प्रकार से ये बहुत ही टफ कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी आपने कैसे की? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं जी। तो उसमें क्या क्वेश्चन स्ट्रक्चर होते हैं, वो पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और वो जो इंडिविजुअल सेपरेट पार्ट्स होते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से होते हैं और उन क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक्स पढ़ने लगते हैं। मेरी राय ये है कि इसके बजाय आपको पहले बीते 4-5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने चाहिए और मैंने भी यही किया था। मैंने 2018 में ये एंट्रेंस दिया था, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने 2012 से लेकर 2017 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर लगभग मिनिमम 3 बार सॉल्व किया था। जी। तो इस पेपर को जैसे आपने सॉल्व किया, जैसा कि आपने बताया 2012 से 2017 तक आपने सॉल्व किया था, तो इसमें कुल कितने पार्ट होते हैं और उनकी तैयारी आपने कैसे की, ये बताइए। हाँ, देखिए सर्वप्रथम हमें ये ध्यान देना होगा कि बीएड में 4 डिसिप्लिन्स होते हैं, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, लैंग्वेज और साइंसेस। तो जो बीएड के चारों डिसिप्लिन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कॉमन पार्ट होता है 30 क्वेश्चंस शुरुआती, उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है और जो हमारे देश में इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो मेन आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आई हैं, मेन करिकुलम फ्रेमवर्क्स हुए हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, मतलब एजुकेशन फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, प्लस जो हमारी मेन जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जैसे आपके NCERT है, CBSE है, ठीक है, तो जितनी भी बॉडीज़ हमारे एजुकेशनल सेटअप को कंट्रोल करने के लिए बनी है, इन सब से सवाल आपके रहते हैं, शुरुआती 30 क्वेश्चन। अब जो ये 30 क्वेश्चंस के अपार्ट जो बाकी हमारा सेक्शन बी है, यानी 70 क्वेश्चंस वाले, इसमें आपके डिसिप्लिन के रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस था, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आपके अकाउंट से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन, और बाकी आपके सोशियो और फिलॉसफी से सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मेन फैक्चुअल। ओके, तो इनके लिए आप जो है कौन कौन सी बुक्स का सहारा लिए या कहाँ से आपको मैटर कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि देखते हैं कि पेपर का लेवल बड़ा टफ होता है और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो ऐसे में किन किन बुक्स को प्रेफर किया जाए ताकि जो हम बच्चों के मन में ये रहता है कि ये बुक भी पढ़ लें, ये भी बुक भी पढ़ लें, तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स होंगी जिनमें पढ़ने पर लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर निकल जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी पे आना चाहूँगा। ज्योग्राफी के जो 6 to 12th की NCERT बुक है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव यानी कि उसमें लगभग हर वो चीज़ को टच किया है, हर वो टॉपिक जो बीएड एंट्रेंस में आपसे पूछ सकता है। तो आप पहली बात तो ज्योग्राफी के लिए आप 6 to 12 NCERT पर डिपेंड रह सकते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अगर आपको लगा प्रीवियस में कि ये चीज़ें हमको इस बुक में नहीं दिख रही, तो उसके लिए आप फिज़िकल ज्योग्राफी सविंद्र सिंह की आती है, इलाहाबाद पब्लिकेशन की, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी वो एक रेफरेंस बुक है, उसको आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है, मेनली आपको 6 to 12 की NCERT लेके चलना है। ये तो हो गई ज्योग्राफी की बात। बाकी जो हिस्ट्री है वो जो आपकी न्यू NCERTs हैं 6 to 12, वो भी उससे कवर हो जाएंगी हिस्ट्री। पॉलिटी में जहाँ देखा जाए, पॉलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो हमारे सिविक लाइफ से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जो सिविक लाइफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो आपका 6 to 12 न्यू NCERT से कवर हो जाएंगे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है उनके लिए आप अगर एक रेफरेंस बुक आती है M लक्ष्मीकांत की, मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन, तो वो बुक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आप लक्ष्मीकांत से बेटर आप किसी बुक से नहीं गेन कर सकते, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, फिर यहाँ मैं एक कॉशन देना चाहूँगा आपको कि आप
सावधानी बरती थी आपको लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हैं उन आर्टिकल्स देखिए कि वो कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, सिर्फ वो चैप्टर्स आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है। अब बात रही इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपका 11 और 12, मेनली 11 और 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये भी दोनों एनसीईआरटी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इकोनॉमी आपको पूरी नहीं पढ़नी, उसमें आपको मेनली कॉस्ट से संबंधित चैप्टर, डिमांड से, ठीक है, और कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली। तो ये आपका ज्योग्राफी कवर हो गया, पॉलिटी कवर हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमी। बाकी जो है आपके जहाँ तक अकाउंट्स की बात है, तो अकाउंट्स में हमारा ये मानना है कि अकाउंट्स की हमने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उसका मतलब किसी बुक से, क्योंकि वो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत कम है, 100 में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उसको इग्नोर करिए, लेकिन अकाउंट्स में आप मोटा मोटी जैसे कुछ चीज़ें आप देखा करिए, सुन लीजिए टीवी पे कि जैसे पार्टनरशिप में किस अनुपात में प्रॉफिट्स बांटे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ठीक है। और जैसे कि अगर सिंगल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस है, मतलब जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति मालिक है पूरे बिजनेस का, तो उसके क्या रूल्स होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं, ये ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक बात रही आपके फ़िलासफ़ी वाले सेक्शन की, फ़िलासफ़ी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें आपको जो मेन फ़िलासफ़ीज़ हैं, 6 ब्रांचेज हैं वेद्स के, वैदिक फ़िलासफ़ी के, षड दर्शन, और आपकी वेदांत है शंकराचार्य की, और सूफी आइडियोलॉजी है, मतलब आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए, उसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में आपको बहुत डीप नहीं जी। तो जैसा कि इस साल के पेपर में देखा गया था कि होम साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस थे, उनके लिए क्यों कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, होम साइंस के लिए हाँ, हम ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप कोई स्पेसिफिक बुक पे डिपेंड करिए। अगर आपको एक अच्छी बुक मिल जाती है होम साइंस के लिए तो वो बेटर है, बट आप उससे अच्छा ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, और हमने ये फील किया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं लगा रहा था, उसी दौरान जो क्वेश्चन हमारे नज़र में आए, जैसे उसमें एक फीड डॉग पूछा था और एक बॉबिन पूछा था, ठीक है, और आपके मिडिल फिंगर में कौन सा इक्विपमेंट टूल पहना जाता है स्टिचिंग के टाइम, थिम्बल, ठीक है, तो वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही होम साइंस के सवालों को मतलब उनको कवर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए कोई बुक प्रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस एंट्रेंस में कुछ आपके जो जनरल साइंस है उससे भी क्वेश्चन पूछे थे, ये मेरा छूट गया था अभी बताना। तो उसमें जनरल साइंस में आपको आप लूसेंट पे निर्भर रह सकते हैं, लूसेंट की जीके, ठीक है, और उसमें भी साइंस में भी आपको ज़्यादातर बायोलॉजी पे फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री कम, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, और बायोलॉजी में भी डिजीज़ेज़ वाले चैप्टर्स पे या जो डेफिशिएंसी हमको हो जाती है इन मिनरल से, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर का नाम लिया कि प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो अगर ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है किस प्रकार से हेल्प करते हैं हमारी एंट्रेंस के प्रिपरेशन में? देखिए, सर्वप्रथम तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप किसी भी चीज़ को जब अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए हमको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो पहली बात तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलता है कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसका क्या लेवल है, ठीक है। और बेसिकली जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आप ये बुक पढ़िए, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़िए, इसके लिए रेफरेंस पढ़िए, तो वो उसी बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद आप जब उस जो आप पहली बात तो आप ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा, ठीक है, तो उसके लिए जनरली आप रेफरेंस या बुक नहीं देखते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं, मतलब देखते नहीं, आपको लगता है कि ये तो हमारे हो ही रहा है। जो जिन क्वेश्चंस में आप फंसते हैं, जो आपका रिडल्स होते हैं, उसके लिए आप बुक फिर रेफ़र करते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पहले देखेंगे कि भाई पहले तो ये एक बेसिक है, इसी में मिल जाए, जब उसमें नहीं मिलता तब आप रेफरेंस की ओर जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर का ये उपयोग है कि वो आपको ये बताता है कि आपको इस पेपर के लिए किस लेवल की बुक पढ़नी है, पहली चीज़ ये है, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो उसी लेवल एक आपका लेवल सेट हो जाता है माइंड का कि हाँ एंट्रेंस में हमको इस लेवल के क्वेश्चन से टैकल होगा हमारा, ठीक है। तो जब आपका पहले से जब आप काफ़ी प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आपका माइंड तैयार हो जाता है उस लेवल की मतलब मेंटल कैलकुलेशन के लिए। तो जब आप रियल उस एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, उस क्लास में वो माहौल रहता है एग्ज़ाम का, एंट्रेंस का, आपको पता होगा कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में सिंपली रहती हैं वो एंट्रेंस देते समय मिस हो जाती हैं अगर हमको आदत ना हो उस प्रेशर की। तो वो हमारे दिमाग को मेंटल रूप से तैयार करता है और हमको उस आंसर को टैकल करने में आसानी होती है। हमको ये लगता है कि अरे हमको ये तो आ रहा है क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं। और दूसरी बात है ये कि जहाँ तक क्वेश्चन रिपीट होने की बात है तो देखिए ये तो वेरी करता है, किसी साल ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं पिछले वर्षों के, किसी साल कम क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। बट कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व करना एटलीस्ट 3 बार हेल्पफुल होगा। जी, तो जिस प्रकार से यहाँ पर कुल जो है 32 सीट्स ही हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, ऐसे में अगर किसी को क्वालिफाई करना है तो काफ़ी तैयारी होने के बावजूद कुछ लोग माइनस मार्किंग के कारण जो है पीछे हो जाते हैं और 1-2 नंबर से उनका रुक जाता है। तो ऐसी गलतियों से मतलब कैसा आप सावधान रखना चाहेंगे कि पेपर देते समय या पेपर सॉल्व करते समय, एंट्रेंस देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कि एक सिक्योर जोन तक बच्चा जा सके? जी, आपने जो माइनस मार्किंग वाली बात की तो इसमें ये है कि प्रत्येक गलत आंसर पे 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो हमको पहली बात तो ये गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें हमको एकदम कंप्लीट एक्यूरेट है कि हाँ यही सही आंसर है, उसी को ट्राई करना है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि एक सेफ लिमिट तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में अगर आप 65 to 70 या 72 तक, 65 to 72 तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो इनफ है। और ज़्यादा मतलब होता है टाइप बच्चे काफ़ी टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि अगर हम 80 कर दें, 90 कर दें तो किसी न किसी तरह तो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन ये सोच कहीं ये बैकफायर भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपने 60-62 काफ़ी अच्छा कर दिया हो लेकिन आप बाकी जो टी हो उसमें आपका 18 और 19 क्वेश्चन आपकी माइनस मार्किंग में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो उससे क्या होगा कि जहाँ सीट्स बहुत कम है तो वहाँ एक नंबर काफ़ी मायने रखता है। तो आपको पहली बात तो 65 to 72 तक की लिमिट रखिए एक सेफ जोन में रहने के लिए। और आप माइनस मार्किंग है तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखिए। तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, मतलब आपको बहुत टेम्पटेशन में नहीं आना है कि हमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं है। और हाँ ये है कि अगर जैसे कई बार क्वेश्चन पेपर ईजी बने होते हैं तो उनका कट ऑफ जो है हाई जाएगा, ठीक है जी। और जो क्वेश्चन पेपर जब टफ बनेंगे तो उनके जो कट ऑफ है वो लो जाएगा। और ये भी आपका वेरी करेगा। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया तो मानी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी से कर पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट से कि हाँ इस पर हमको आंसर नंबर मिलेगा। और आपको इससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था तो हम बहुत कम ही अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ है, लेवल वाकई टफ है, आपने ईमानदारी से प्रयास किया था, मतलब तैयारी की थी जम के, तो ये मान के चलिए कि बाकी बच्चों को भी वो समस्याएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया होगा, ऐसा नहीं। तो उसको धीरज ना खोएं, अपना मेहनत पे, प्रिपरेशन पे ध्यान दें, स्ट्रेटेजी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जितना हमारा एक्यूरेट हो हम उतना ही करें, ज़्यादा उसमें तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज ये हमारे लिए सिक्योर नहीं होगा। धन्यवाद नीतीश जी अपना टाइम देने के लिए और अपना ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। ये आपका एक्सपीरियंस जो है ये हमारे भावी टीचर्स को या ये कहिए कि बीएड एंट्रेंस देने वाले कैंडिडेट्स को हेल्पफुल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत नीतीश चंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हेल्पफुल लगा होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एक पूरी स्ट्रेटजी को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से तैयारी करना है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक
नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी एक नए अच्छे व्यक्तित्व के साथ जो आपके तैयारी में हेल्पफुल होगा और उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को न केवल टॉपर्स के एक्सपीरियंस बल्कि वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। उसके माध्यम से जुड़ करके आप हमारे साथ अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।